आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे एशियाटिक पंजीकरण विधेयक। एशियाटिक पंजीकरण विधेयक को विरोध, भारतीय विरोध क्यों कर रहे थे? तो कहिएगा कि 8 वर्ष से अधिक आयु वाले, यानी साउथ अफ्रीका में 8 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों को वहां पे यह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब यह पंजीकरण अगर आपके पास परमानेंट होना चाहिए, आप कहीं भी साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो आपको साथ ये रहना चाहिए, नहीं तो आपको जुर्माना या जेल जाना या निर्वासन, यानी आपको वहां से भगा दिया जाएगा। कहां से? साउथ अफ्रीका से भगा दिया जाएगा। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा। इस कानून को कौन कानून कहा है? काला कानून। इसी कानून को विरोध करने के लिए गांधी जी पुनः साउथ अफ्रीका वापस आए थे। कहता यह कानून सिर्फ भारतीयों पर लागू था। यह पूछा जाएगा एशियाटिक कानून किन पर लागू था? तो सिर्फ भारतीयों पर लागू था, और कोई देश को वहां जाकर बसे तो ऐसा कोई कानून नहीं था। सिर्फ भारतीय लोग अगर वहां जाते हैं तो उनको ये कानून उन पर लागू होता था, जिनको भारतीयों ने काला कानून पूछा जाएगा। भारतीयों ने एशिया में किन कानून को काला कानून कहा? तो कहिएगा एशियाटिक कानून को। किस कानून को? एशियाटिक कानून को। कहता है कि इस कानून को विरोध के लिए सत्याग्रह किए। कौन कर रहे थे? सत्याग्रह किए। गांधी जी ने इस कानून को विरोध करने के लिए सत्याग्रह कानून अपनाए। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए दृढ़ आग्रह। सत्य के लिए दृढ़ आग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या था? कि सत्य से कोई हिंसा यानी कोई लड़ाई उड़ाई नहीं, आत्मबल अपने ताकत के दम पर, प्रेम यानी किसी को दम आराम से समझाना या क्षमा करना, और विरोधी से घिरना नहीं, यानी कोई हमारा विरोधी है तो उसे हमें कोई घिरना उड़ना नहीं, उसे भी आराम से समझाने के काम करते थे। ये सत्याग्रह बताते हैं। कहता सत्याग्रह का शुरुआत 11 सितंबर 1906 में। पूछा जाएगा सत्याग्रह का शुरुआत कब हुई थी? तो 11 सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में। कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में एक विशाल जनसभा में हुई। कहां हुई? जोहान्सबर्ग में एक विशाल जनसभा में हुई। भारतीयों ने यह कानून का पालन नहीं करेंगे। कौन कानून को? एशियाटिक कानून को। जोहान्सबर्ग में जब एक विशाल जनसभा भारतीयों को हुआ तो उसमें सभी भारतीय शपथ लिए कि हम लोग यह कानून का पालन नहीं करेंगे। दूसरा, हजारों भारतीयों ने पंजीकरण को इनकार किया, यानी जो पंजीकरण करा रहे थे एशियाटिक का ये अंग्रेजों लोग, उनका बहिष्कार किया कि हम लोग पंजीकरण भी नहीं करेंगे। अगला, यह गांधी जी इस सत्याग्रह में स्वयं गिरफ्तार होते हैं। स्वयं क्या होते हैं? गिरफ्तार होते हैं। यह आंदोलन 1907 से 1914 ईस्वी तक चलता है। अब देखिए 1914 ईस्वी चलता, यहीं पे प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तब बोलिएगा 1914 में। यहाँ यह आंदोलन का पूछा जाएगा। सत्याग्रह आंदोलन कौन आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन 1907 से 1914 ईस्वी तक चलती है। कहता है यह दक्षिण अफ्रीका सरकार को समझौता करनी पड़ती है, फिर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को सरकार को बात माननी पड़ती है, और फिर कानून को क्या किया जाता? हटाया जाता। आगे पढ़ते हिंद स्वराज के बारे में। हिंद स्वराज 1909 से 1910 ईस्वी में 1909 से 1910 ईस्वी तक रहती है। हिंद स्वराज की पुस्तक 1910 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं। इनके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। कहता है कि 1909 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड से जब साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका आपस आ रहे थे, इसी समय किलीडोनन याद रखिएगा, किलीडोनन कैसल जहाज से पूछा जाएगा कि बताइए गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब वापस आ रहे थे, किस जहाज से वापस आ रहे थे? कि किलीडोनन जहाज से गुजरात वापस आ रहे थे। उसी समय गुजराती भाषा में पूछा जाएगा हिंद स्वराज की जो पुस्तक थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो बोलिएगा गुजराती भाषा में हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना की। जब गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे किलीडोनन कैसल जहाज से, तो वहां पे एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है, जिसे गुजराती भाषा में लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1909 ईस्वी में। कब लिखे? 1909 ईस्वी में। कहता है 1909 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ, यानी ये मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ। पुनः फिर 1910 ईस्वी में इनका पुस्तक भी आया हिंद स्वराज का। पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज का पुस्तक का प्रकाशित हुआ 1910 में। 1910 में प्रकाशित हुआ और 1910 में ही अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए।
अंग्रेजों ने इस पर क्या लगा दिए, प्रतिबंध। लगाने का मुख्य कारण था क्योंकि इनमें अंग्रेजों का कुछ अत्याचार के बारे में, अंग्रेजों के बुराइयां के बारे में कुछ इनमें लिखा हुआ था। कहता है कि अंग्रेजों ने 1938 में इस पुस्तक पर प्रतिबंध हटा दिए। 1938 में अंग्रेजों ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध हटा दिए। पूछा जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक पर प्रतिबंध कब लगा, 1910 में। हटाया कब गया, 1938 में। यह पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1909 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं टॉलस्टॉय फार्म। इससे पहले गांधी जी का आश्रम के नाम था फिनिक्स आश्रम, जो 1904 ईस्वी में स्थापना हुई थी ये फिनिक्स आश्रम का। अब आगे एक और गांधी जी का आश्रम आया, टॉलस्टॉय फार्म। यह किनके नाम पर रखा गया था, तो एक रूसी के प्रसिद्ध लेखक थे लियो टॉलस्टॉय, उनके नाम पर यह फार्म का नाम रखा गया था। कहा जाता है कि टॉलस्टॉय फार्म महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित एक आश्रम था। ये क्या थे, आश्रम। इससे पहले भी एक आश्रम था, फिनिक्स आश्रम, जो बताया कि 1904 ईस्वी में उसका स्थापना हुआ था। कहता है कि गांधी जी का सत्याग्रह का केंद्र माना जाता है। पूछा जाएगा कि सत्याग्रह गांधी जी किस आश्रम से स्टार्ट किए थे, तो टॉलस्टॉय फार्म से स्टार्ट किए थे, आश्रम से स्टार्ट किए थे। इनका नाम हम पहले भी बताया कि प्रसिद्ध लेखक रूसी प्रसिद्ध इसका नाम प्रसिद्ध रूसी लेखक, पूछा जाएगा रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय के नाम पर रखा गया था। यह स्थापना कब हुआ था, तो टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना 1910 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे, गांधी जी। कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग के निकट टसवाल गांव में, टसवाल जगह था, वहां पे हुआ था। कहाँ हुआ था, टसवाल जगह था। किस आश्रम का स्थापना हुआ था, टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना हुआ था। उद्देश्य क्या था कि सत्याग्रह आंदोलन का कार्यकर्ताओं का संगठित करना, यानी जो सत्याग्रह आंदोलन में, यानी सत्याग्रह आंदोलन में जो शामिल होना चाहते हैं उन कार्यकर्ताओं का ये संगठित करना, आंदोलनों में एकजुट करना, यानी वहीं से आंदोलन स्टार्ट करना। जीवन शैली क्या था कि वहां पे जितने भी कार्यकर्ता थे सभी धर्म के, जाति के, भाषा के, बिना किसी भेदभाव के वहां पे रह सकते, बिना किसी भेदभाव को वहां पे क्या कर सकते, रह सकते। सभी कार्य जैसे सफाई, खाना बनाना, खेती करना, पढ़ाई, प्रसार वहां के खुद कार्यकर्ताओं, यानी वहां जितने आश्रम में लोग रहते थे वो अपने खुद से करते थे, यानी दूसरा कोई कुछ नहीं करता था। गांधी जी ने इस फॉर्म को प्रयोगशाला कहा। क्या कहा था, प्रयोगशाला कहा था। कहता कि गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 में, पूछा जाएगा कि गांधी जी आप भारत कब लौट गए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता। इसके बाद फिर गांधी जी कभी दक्षिण अफ्रीका गए नहीं, वह भारत में ही अपना आश्रम एक बनाए, जिस आश्रम का सत्याग्रह आश्रम रखे। कहता है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 में एसएस सुदीप जहाज, पूछा जाएगा कि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी किस जहाज से आए थे, तो एसएस सुदीप जहाज मुंबई के ओपोल बंदरगाह पर आए। उसी समय 9 जनवरी 1915 में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। पूछा जाएगा कि एसएस सुदीप जहाज से गांधी जी मुंबई किस जगह पर आए थे, तो ओपोल बंदरगाह पर आए थे। कहता है कि उन्होंने अहमदाबाद के कोचरब गांव में, कौन गांव में, कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कब, 1915 ईस्वी में आए और वैसे ही यहाँ पे क्या कर दिया, स्थापना की। पूछा जाएगा कि अहमदाबाद कहाँ है, तो बोलिएगा गुजरात में। बताइए, आपको एक क्वेश्चन है कि बताइए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम क्या है और वह कहाँ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। कहता है अहमदाबाद के कोरचब गांव में सत्याग्रह आश्रम 1915 में स्थापना की गई। 1917 में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हो गई। फिर पुनः 1917 में सत्याग्रह आश्रम को हटाकर साबरमती के नदी के किनारे साबरमती आश्रम, यानी सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम रख दिया गया। कब, 1917 में। कब, 1917 में। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों की सहायता की, जिसमें भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। पूछा जाएगा कि किस युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहायता किए थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में। और महात्मा गांधी जी ने भारतीय लोगों को प्रेरित किए कि आप लोग सेना में बहुत अधिक मात्रा में भाग लीजिए और अंग्रेजों लोगों को क्या कीजिए, विजयी बनाइए। कहता है कि अंग्रेज सरकार ने इनके बदले में
अंग्रेज सरकार ने इनके बदले में गांधी जी को केसर-ए-हिंद का उपाधि दिए। पूछा जाएगा कि गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि किसके उपलक्ष्य में मिला था? तो प्रथम विश्व युद्ध के सपोर्ट करने में। महात्मा गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध किसको सपोर्ट कर रहे थे? अंग्रेजों लोगों को। किसको सपोर्ट कर रहे थे? अंग्रेजों लोगों को। इसके लिए गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि। आगे हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी के प्रमुख लेखन के बारे में। गांधी जी के प्रमुख लेखन क्या क्या थे, गांधी जी क्या क्या लिखे थे, प्रमुख लेखन उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले गांधी जी के प्रमुख लेखन में एक है कि द इंडियन फ्रांचाइज एंड अपील टू एवरी ब्रिटेन। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1895 ईस्वी में। दूसरा है ग्रीन पम्पलेट, जिसको हरा पर्चा कहते हैं, 1896 ईस्वी में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ग्रीन पम्पलेट यानी हरा पर्चा 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है गुड टू हेल्थ, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। चौथा है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हिंद स्वराज 1904 ईस्वी में। और कौन 1909 ईस्वी में। कौन भाषा में? गुजराती भाषा में। कौन भाषा में प्रकाशित हुए थे? गुजराती भाषा में। इनका एक बुक भी प्रकाशित हुआ था 1910 ईस्वी में, जिस पर ये अंग्रेजी सरकार ने क्या लगा दी थी? बैन लगा दी थी। आगे है कि नव जीवन पत्रिका 1919 ईस्वी में, गुजराती भाषा में। यंग इंडिया पत्रिका 1919 ईस्वी में। ये भी बहुत ही फेमस पत्रिका रहा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है या कब प्रकाशित हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। किसकी है? गांधी जी की। जितनी पत्रिका है सब किसकी है? गांधी जी की। आगे है हरिजन बंधु पत्रिका, ये 1933 ईस्वी में, गुजराती भाषा में। अगला है हरिजन सेवक पत्रिका 1933 ईस्वी में, हिंदी में। अगला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 से 1927 ईस्वी के बीच चली। इसमें सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला ग्रीन पम्पलेट यानी हरा पर्चा। आगे हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, गुजराती में। और यंग इंडिया, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत में सत्याग्रह की शुरुआत। भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहता है भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण जिला में हुआ। कहाँ हुआ? चंपारण जिला, बिहार के में एक चंपारण जिला है। अभी चंपारण जिला दो भागों में बट गया, एक पूर्वी चंपारण है, एक पश्चिमी चंपारण। सब पहले चंपारण ने कही थे। तो भारत में सबसे पहले गांधी जी का सत्याग्रह स्टार्ट होता है, उस सत्याग्रह का नाम होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। यानी अफ्रीका से आने के बाद 2 साल बाद भारत में पहला सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। फिर दूसरा सत्याग्रह होता है अहमदाबाद सत्याग्रह। तीसरा होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। यानी 1918 ईस्वी में दो को सत्याग्रह करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। आगे पढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह चंपारण जिला के यानी वर्तमान पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण बिहार में यह सत्याग्रह हुआ था। कहता वर्ष 1917 में किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। कहता यह भारत का सबसे सफल सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है। यानी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की शुरुआत किस सत्याग्रह से होती है? तो चंपारण सत्याग्रह से। बता देते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था। तो वहां पे अंग्रेजों को नीले की खेती कराई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। 20 कठिया प्रणाली यानी 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसलिए अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए किसानों के लिए सत्याग्रह स्टार्ट किया। बात करते हैं नील खेती की समस्या। अगर नील के बारे में बहुत पूरा डिटेल से जानना है तो हम लोग को पहले एक वीडियो मेरा आ गया, उसमें जाकर आप नील के बारे में पूरा बढ़िया से समझ सकते हैं। यहाँ पे समझते हैं नील खेती की समस्या। कहता अंग्रेज नीले किसानों को जबरन नील की खेती कराते थे। 3 कठिया प्रथा लागू था। वहां पर चंपारण में किसानों को अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। नील की खेती किसान क्यों नहीं करना चाहते थे, उसकी समस्या समझते हैं। कहता कि किसानों को अपनी 20 कठिया भूमि में 3 कट्ठा यानी लगभग 20 कट्ठा में 3 कट्ठा यानी लगभग 15% भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नहीं करने पर लगान वसूला जाता था। कहता है नील की खेती में उर्वरता घटती थी। नील की खेती करने से जमीन की उर्वरता यानी उपज करने की क्षमता घटती थी। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था। क्या अंग्रेज लोग दमनगिरी से अपना जितना उतना पैसा ही देकर नील को खरीद लेते थे। कहता है कि 1914 के बाद जर्मनी
से कृत्रिम नील आने लगा। आप 1914 में देखिए एक घटना और घटती, वहां तक तो नील की समस्या चल रही थी। 1914 में जर्मनी से कृत्रिम नील आने लगा। अंग्रेजों ने किसानों से अनुबंध खत्म कर और क्षतिपूर्ति मांगने लगे। अब जब जर्मनी से नील आने लगा तो यहाँ से किसानों को ये अनुबंध खत्म करके उनके क्षतिपूर्ति मांगने लगे। यानी आप मान ली फसल उगा रहे हैं तो उसके कुछ देना पड़ेगा आपको कि अंग्रेजों को। कहता अंग्रेजों ने 3 कट्ठा पत्ती को मुक्त करने के लिए 100 रुपया पर बीघा, यानी 20 कट्ठा जो लिखा हो ना, 20 कट्ठा में आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया। यानी आपको जब वार्षिक में 100 रुपया देना पड़ेगा, 20 कट्ठा को 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। कहता है कि किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में गांधी जी से मिलकर समस्या बताई। गांधी जी से मिले और चंपारण की समस्या कौन बताए? राजकुमार शुक्ल जी। पूछा जाएगा कि बताइए चंपारण के किसानों का नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल जी। कहते हैं कि लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गांधी जी से आग्रह की। लखनऊ अधिवेशन यानी लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी आग्रह किए कि आप आइए और वहां के किसानों की समस्या समझिए और वहां 3 कट्ठा पत्ती से किसानों को मुक्त कीजिए। कहता है कि गांधी जी ने 10 अप्रैल 1917 में स्थान मोतिहारी, यानी चंपारण में एक जगह है मोतिहारी, चंपारण में एक जगह मोतिहारी में गांधी जी वहां पे गए और किसानों की समस्या सुनने लगे। जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेज प्रशासन ने गांधी जी को कहा कि जिला छोड़ने का आदेश दिया। बोला आप यहां से चल जाइए, नहीं तो आपका कोई यहाँ लड़ाई नहीं, हम लोग का ये पर्सनल लड़ाई है। तो गांधी जी नहीं गए। गांधी जी अंग्रेजों की बात नहीं मानी। कहता है कि नील के बागान एसोसिएशन एवं तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर ने गांधी जी को आपस जाने को कहा। आपस जाने को कहा, गांधी जी आपस नहीं गए। तो गांधी उस क्षेत्र में तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर साहब ने 144 धारा लगा दी। 144 धारा लगा दी। कहता है कि यहीं पर दीनबंधु एनुडूज गांधी जी से मिलने आए। जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, चंपारण आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी जी से सबसे पहले दीनबंधु एनुडूज मिलने आते हैं। उसके बाद ब्रज किशोर जी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, नरहर पाखिर जी आते हैं, महादेव देसाई जी एवं जेवी कृपलानी जी भी आते हैं। कहता है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद बिहार में लेफ्टिनेंट सर एडवर्ड गेट ने जून 1917 में चंपारण के किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण जांच समिति का गठन किए। यानी जब चंपारण सत्याग्रह के बाद, चंपारण सत्याग्रह जब हो गया, जब किसान अंग्रेज लोग मान गए, तो बिहार का एक नया लेफ्टिनेंट आए जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट। पूछा जाएगा कि बताइए किस लेफ्टिनेंट ने चंपारण जांच समिति का गठन किया था? तो बोलिएगा सर एडवर्ड गेट ने। कब किए थे? जून 1917 में। ये गठन क्यों हुआ था? चंपारण जांच समिति का गठन क्यों हुआ था? किसानों की समस्या सुनने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे चंपारण जांच की समिति में कौन कौन इसके सदस्य बने थे।